हेलो। ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। एक लंबे समय के बाद थोड़ा बीच में गैप हो गया था, मैं अगला वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ व्यस्तता थी। फिर भी हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। क्लास 8 के बच्चों का लगभग ये आखिरी चैप्टर ही होगा, किशोरावस्था की ओर। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग इस अध्याय को पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। हम लोगों ने किशोरावस्था के लिए बात की थी, किशोरावस्था कब से आरंभ होता है, उसमें बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था की बात की हम लोगों ने। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की पहले हम लोगों ने बात कर ली, और अभी के उम्र को लेकर के अभी वर्तमान उम्र में हमारी लंबाई जो है, यानी जो बच्चों में है, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करके हम लोगों ने एक फार्मूला भी बताया था, जिसके तहत हम लोग भविष्य में मैक्सिमम जो हमारी लंबाई होगी उसका भी गणना हम लोग कैसे कर पाएंगे, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। तो अब चलते हैं हम लोग द्वितीय लैंगिक लक्षण हम लोग बात करें। इसमें हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि पुरुष से शुक्राणु और फीमेल यानी मादा से अंडाणु का स्राव होता है, फॉर्मेशन होता है, जो कि जनन प्रक्रिया में भाग लेती है। और वृषण से शुक्राणु और अंडाशय से अंडाणु का उत्पन्न होना ये बताता है कि अब वो यौनावस्था की ओर हैं और जनन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, और जनन के लिए उनका शरीर अब परिपूर्ण है। अब हम लोग उसके बाद बात करें कि किशोरावस्था में जो हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया है कि बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिससे हम लोग पहचान सकते हैं या बता सकते हैं कि वो बच्चे या वो खुद अपने आप को जान सकते हैं कि वो किशोरावस्था की ओर हैं। जैसे एक्सिलरी एरिया यानी कांख वाले एरिया में, सीने में, नाभि के नीचे वाले हिस्से में बाल का आना शुरू हो जाता है, जांघ के पास बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, मेल फीमेल दोनों में। इन लक्षणों को द्वितीयक लक्षण भी कहा जाता है, सेकेंडरी सिम्टम भी कह सकते हैं, जो मेल फीमेल में कॉमन है किशोरावस्था में। इन लक्षणों के आधार पर हम लोग और उसमें बालिकाओं में, लड़कियों में हम लोग स्तन का विकास भी होता रहता है इसी अवस्था में। तो इससे हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से लड़के और लड़कियों को हम लोग अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अच्छा, और हम लोग बात करें कि हमारे शरीर को नियंत्रण करने के लिए हमारा ब्रेन है, तंत्रिका कोशिका है, उसी की तरह एक दूसरा भाग जो है जिसको हार्मोन कहते हैं, जो ग्रंथियों, अलग अलग ग्रंथियों से, अलग अलग जगह से, अलग अलग कार्यों के लिए स्राव होता है, जो अलग अलग बॉडी के फंक्शन को नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन ये बहुत अल्प मात्रा में शरीर ग्रंथियों से निकलते हैं, और लंबे समय तक, और अल्प मात्रा में निकलने से और लंबे समय तक उनका कार्य चलता रहता है। तो हमारे तो उसमें हम लोग दो तरह की ग्रंथियों की हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और कहाँ कहाँ से कौन सा ग्लैंड, किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, उसका विस्तार पूर्वक हमको लगता है अगले कक्षा में हम लोग बात करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग को जानना है कि ग्रंथियां दो तरह की होंगी, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, यानी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो इसके बाद आता है रासायनिक, ये एक तरह का केमिकल है हार्मोन। तो इसके बाद बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, यानी उनके लिए नलिका अलग से डक्ट नहीं होता है, वो सीधे रुधिर में, ब्लड में उनका स्राव होता है, और आसानी से वो शरीर में वो विशेष टाइप के हार्मोन विशेष फंक्शन के लिए अलग अलग जगह में वो अपना कार्य कर लेते हैं। तो विशिष्ट अंगों तक पहुंचकर अपना कार्य संपादित करते हैं। किशोरावस्था में वृषण यानी टेस्टिस, जो सुपारी के आकार का और दो होगा संख्या में, ये दो होती हैं, ये पुरुषों में होगी यानी मेल में। यहाँ से जो हार्मोन स्राव होता है उसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, और उसी के जस्ट विपरीत महिलाओं में या और लड़कियों में जो हार्मोन का स्राव होता है उसे कहते हैं एस्ट्रोजन, जो अंडाशय से स्रावित होगा। तो हम लोगों ने मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन का नाम जान लिया।
अच्छा, मानव मानव में जनन अवधि, एक तो हम लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी की बात करें तो वो 9 महीने की है, लेकिन जनन अवधि की बात करें कि मतलब लड़कियां या महिलाएं कितने उम्र तक बच्चे को जन्म दे सकती हैं, या पुरुष कब तक जनन में भाग ले सकता है। तो हम लोग बात करें कि जैसे किशोरावस्था की ओर आते हैं, 10 से 12 से लेकर के महिलाओं की अगर बात करें 10 से 12 की उम्र में वो जनन के लिए तैयार हो जाती हैं, उनका शरीर तैयार होता है। और 45 से 50 तक, अभी हम लोग बात करेंगे क्यों 45 से 50 तक। तो एक 45 से 50 तक की उम्र को रखा गया जिसमें महिलाएं बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अब पुरुषों में यही समय थोड़ा ज़्यादा होता है, एक एवरेज देखा गया 5 से 7, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 5 से 7 साल और ज़्यादा पुरुष बच्चे को जन्म देने के लिए एबल होते हैं। और जनन प्रक्रिया के लिए मैंने बात पहले भी किया था, आप लोगों को बताया था कि पुरुष का शुक्राणु फीमेल के अंडाणु के साथ मिलता है, तब जाकर के भ्रूण का फॉर्मेशन होगा। ये मादा शरीर के अंदर होता है। तो इसके लिए अंडाशय से अंडाणु का बनना, जब वो बनकर तैयार होता है तभी ये जनन प्रक्रिया हो पाएगी। तो ये 28 से 30 दिनों के अंतराल में एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। और उस समय क्या होता है कि गर्भाशय की दीवारें मोटी हो जाती हैं, क्योंकि अगर उस समय जनन प्रक्रिया संपन्न हुआ, यानी अंडाणु के साथ शुक्राणु मिलता है, तब जनन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए वो समय होता है जिस समय अंडाणु तैयार होता है। अगर फीमेल अविवाहित है या महिलाएं विवाहित भी हैं और अगर उस समय शुक्राणु का संपर्क अंडाणु के साथ नहीं होता है, तब क्या होगा, तो अभी तो जनन प्रक्रिया के लिए तो गर्भाशय की दीवारें भी मोटी हो गई। अब क्या होता है, अगर जनन प्रक्रिया नहीं हुई तो तब क्या होगा, उन दीवारों से रक्त वाहिनियां जब वहां से क्रैक होना शुरू होती हैं और हेमरेज जिसको बोलते हैं वो होना शुरू हो रहा है। अब क्या होगा, वहां से ब्लड का स्राव होता है। और ये ब्लड का स्राव अंडाशय से अंडाणु निकलने के बाद अगर उनका निषेचन नहीं हुआ तो तब वो स्राव होना शुरू होता है। और ये हर महीने 28 से 30 दिनों के अंतराल में होता रहता है। तो इस प्रक्रिया को मैस्चुरेशन, इस तरह का अगर साइकिल बार बार हर मंथ चलता है तो इसे हम लोग मैस्चुरेशन साइकिल या एमसी बोलते हैं। ऋतुस्राव भी हम लोग बोलते हैं इसको हिंदी में। और इसके द्वारा वो अंडाणु शरीर से बाहर आ जाता है और रक्तस्राव के द्वारा फिर दीवारें फिर पतली होकर के अपने एज यूजुअल अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाती है। और ऐसा होता है इसलिए, अगर मोटी ना हो तो अगर निषेचन हुआ और भ्रूण तैयार हो गया या निषेचन हो गया तो उस समय फिर गर्भ ठहरने के समय वो मजबूत नहीं रह पाएगा। इसलिए हर महीने उस तरह की प्रक्रिया होती है और हर महीने ब्लीडिंग होती है फीमेल में। तो ये डरने वाली चीज़ नहीं है। महिलाओं में लड़कियों को शुरुआती दौर में जिस पहला समय जब लड़कियों के साथ ऐसा आता है तो काफ़ी डर का माहौल दिमाग में बना रहता है। तो लेकिन माताएं उससे बड़ी बहन, माँ, दादी जो भी है वो अच्छे से समझाती है, तब क्योंकि उनके साथ भी ऐसा हुआ होता है। तो ये तो बात हो गई। और ये फर्स्ट टाइम जब आता है तो इसको एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है, पहली बार लड़कियों के साथ जब ऐसा होता है इसको हम लोग रजो दर्शन कहते हैं। और शुरुआती दौर में क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो 28 से 30 दिन में आएगा, कभी कभी रुक रुक कर भी ऐसा आता है। तो वो एक बीमारी नहीं है, वो शुरुआती समय में फीमेल्स के साथ ऐसा होता है। तो इसे हम लोग रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो ये कभी कभी हो सकता है, वो टाइम घट बढ़ सकता है। चलिए, इसके बाद हम लोग कहते हैं प्रजनन और स्वास्थ्य। प्रजनन के लिए स्वास्थ्य का बेहतर होना जरूरी है, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया है जो महिलाओं के शरीर के अंदर संपन्न होता है, एक लंबे समय तक होता है। उस गर्भ में एक बच्चे का जन्म होता है। इसके लिए बहुत सारी पोषण के लिए भी माता से ही बच्चे को मिलता है। तो इसलिए माता के लिए जब महिलाएं जनन के लिए तैयार होती हैं उनका शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है।
अच्छा, इसके बाद हम लोग कहते हैं इसमें संतुलित आहार का होना बहुत जरूरी है फीमेल्स के शरीर में। संतुलित आहार लेते रहने से शरीर स्वस्थ रहता है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वसा आदि भोजन में उचित मात्रा में होनी चाहिए। और सामान्य भोजन, कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा लेना है। एक स्वस्थ मतलब एक लिमिट में जितना हम लोग खाते हैं, बट वो संतुलित भोजन हो, उसमें साग सब्जी, दूध, अंडा। अगर नॉनवेज खाने वाले हैं तो नॉनवेज थोड़ा, क्योंकि उसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। और ऋतुस्राव के समय यानी मेंस्ट्रुएशन के समय महिलाओं को काफ़ी सफाई की आवश्यकता होती है, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसी समय इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा होता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि मेल और फीमेल में यही सबसे बड़ा अंतर है कि यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है वो सीधा बॉडी के साथ अटैच होता है फीमेल्स में, और मेल में यूरेथ्रा या सीसन जिसको पेनिस बोलते हैं उसके द्वारा थोड़ी सी दूरी बनी रहती है। इसलिए काफ़ी इन्फेक्शन, जैसे इकोलाई का इन्फेक्शन फीमेल्स में ज़्यादा और मेल्स में बहुत कम रहता है। तो साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और साफ कपड़े का इस्तेमाल उस समय करते रहना चाहिए। अगर ऋतुस्राव हो रहा हो तो उस समय मार्केट में बहुत अच्छे आजकल कम दामों पर या सरकारी संस्थानों में पैड्स भी उपलब्ध है, जो यूज़ हम करना चाहिए। अब और अगर ये तो हो गई बात उनके स्वास्थ्य की, साफ सफाई की। और अगर महिलाएं निषेचित हो गई, अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन मादा के शरीर के अंदर हो गया, बच्चे का जन्म हुआ, तो माताओं को अपने बच्चे को अपना स्तनपान कराना चाहिए। क्योंकि शुरुआती दौर का जो गाढ़ा पीला दूध होता है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो अमृत है बच्चों के लिए। अगर वो बहुत से कारणों से नहीं अगर दूध का स्राव हो पा रहा है तो बच्चों के लिए परेशानी होती है, तब कुछ बाहरी ऑप्शन होता है। लेकिन अगर दूध का स्राव हो रहा है स्तन से तो बच्चों को, माताओं को दूध का सेवन कराना चाहिए। अब हम लोग बात करें किशोरावस्था में शारीरिक एवं सांवेगिक विकास। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारी जब हम लोग मैच्योर हो गए, अब क्या होता है किशोरावस्था से आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रौढ़ावस्था के बीच का जो अवस्था होता है, जिस समय बुद्धिजीवी धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए, बहुत तरह की समस्याएं समाज की हैं उनको सुलझाने में लग गए, उस समय बौद्धिक स्तर काफ़ी बेहतर हो गया होता है। तब उस समय लोग थोड़े से भाग जाते हैं बहुत से सारे चीज़ों में, जैसे तंबाकू का सेवन करना, जैसे खैनी है, बीड़ी है, सिगरेट है, बहुत सारे नशीली पदार्थ, शराब है, इसका हम लोग पान करना शुरू लोग कर देते हैं। अपने बिहार में मैक्सिमम लोग तंबाकू यानी खैनी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक है। गुटखा का इस्तेमाल करते हैं, गुटखा यूज़ करते हैं, चबाते रहते हैं। उससे क्या होगा, कई तरह की समस्याएं, खासकर उसमें मुख्य रूप से कैंसर एक रोग से मृत्यु का दरवाजा कर सकते हैं, द्वार कर सकते हैं। ये सीधे तौर पे हम लोगों को मृत्यु की तरफ ले जाता है। कई तरह के हम लोगों को कैंसर देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत तरह की चीज़ें हैं जो डरने की बात नहीं है। हम लोग देखते हैं जैसे कैंसर, कहीं बहुत सारी चीज़ हैं जहाँ पर कैंसर वर्ड आता है, लेकिन हम लोगों को डरना भी नहीं चाहिए और कैंसर वर्ड डरावना भी है। डरना कहाँ नहीं है। कैंसर ऐसे मुख्यतः दो तरह के होते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन क्या होता है, उस कैंसर से लोग को संभावना कम रहती है मरने की, थोड़ा सेफ मतलब रहता है। लेकिन अब डिपेंड करता है बेनाइन कैंसर भी कहाँ हो गया, तो उसके चलते भी लोग मर जाते हैं। अगर बेनाइन बात करेंगे, बेनाइन है क्या, फिर मैलिग्नेंट, ये सबसे खतरनाक। इससे लोग मृत्यु की तरफ तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। हर कोई कैंसर से ग्रसित है, हर कोई। अब बोला जाए हर कोई है तो हर कोई मर सकता है। हम लोगों ने देखा होगा किन्हीं के गाल में मस्सा है, गर्दन में मस्सा है, या शरीर में कहीं भी मस्सा है, दैट इज कैंसर। मतलब एक्स्ट्रा कोई भी मसल का ग्रोथ हो गया, एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ है, तो वो कैंसर है। तो मस्सा है लेकिन उससे हम लोग मरेंगे नहीं, वो बेनाइन है। तिल शरीर में बहुत सारा भरा पड़ा है, वो क्या है, कैंसर है। तो उससे भी हम लोग नहीं मरेंगे। लेकिन जो मैलिग्नेंट होगा वो हम लोगों को, उससे हम लोगों की संभावनाएं ज़्यादातर है मरने के लिए।
यानी लोग अगर अच्छे से इलाज नहीं हो पाया तो कैंसर का होता क्या है कि बहुत सारे कैंसर तो है कि एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचने के बाद लोगों को पता चल पाता है वो कैंसर हो गया, अब वहाँ बचाव थोड़ा कम हो पाता है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग नशीले पदार्थ का सेवन ना करें, तो क्यों हम उस तरफ बढ़ेंगे। कैंसर का इससे पेट, आंत और मूत्राशय संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं कैंसर में। घाव आसानी से ना भरने लगे, खासकर मुंह का घाव अगर 5 से 6 दिन में नहीं भर रहा है तो तुरंत हम लोग को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ईएनटी डिपार्टमेंट। अगर उसमें से लगा ये कैंसर है तो आरसीसी डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया जाता है। मुंह में उजला दाग अगर होना शुरू हो गया मुंह के अंदर, स्त्रियों की योनि में असाधारण रक्तस्राव, अगर कोई फीमेल, खासकर ये होता है 30 के बाद, 35 के बाद, या मैरिज के 2-3 बच्चे होने के बाद भी हो सकता है। अगर स्त्रियों में लगातार अगर रक्त का स्राव होता रह रहा है, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हो रहा है, अगर बार बार हो रहा है तो समझना चाहिए ये भी कैंसर। लेकिन उस कैंसर में अगर समय रहते लोगों को बचाया जा सकता है। ये होता है गर्भाशय का कैंसर, यूट्रस का, इनको हम लोग सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं, तो बचाया जा सकता है। और महिलाओं में एक और कैंसर जो स्तन का होता है, स्तन में गांठ नजर आने लगता है। तो अगर किसी फीमेल को लगे उनके स्तन में गांठ जैसा कुछ लग रहा है तो तुरंत गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इसके बाद ठोस तरल पदार्थों को निकलने से कठिनाई, अच्छा मस्सा या तिल हम लोगों ने कर लिया। आवाज में परिवर्तन होने लगता है, अत्यधिक दिनों से खांसी रहना। अच्छा, अगर हम लोग खास बात करें मुंह में कैंसर की तो 3 तरह के कैंसर को हम लोग पढ़ेंगे। एक, जैसे मुंह के अंदर सफेद सफेद छाले जैसे दिखाई देने लगते हैं, जिसको ल्यूकोप्लैंकिया कहते हैं, ये एक कैंसर है। इस पे 3 से 6% कैंसर में परिवर्तित ये हो सकता है। ये थोड़ा नॉर्मल कैटेगरी का। मुंह के अंदर अगर है लाल लाल पैचेस, जिसको एर्थ्रोप्लैंकिया कहते हैं, एरिथ्रोप्लैंकिया, ये उससे थोड़ा और हाई लेवल में है, यानी 15 से 20% कैंसर में परिवर्तन होने का ये चांसेस रहता है। तो ऐसा अगर देखने को मिले तो हम लोग को सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद आता है मुंह का ना खुलना, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, गुटखा खाने वाले में ज्यादातर मिलता है, उसका मुंह नहीं खुल पाता है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है ये। और इसका इलाज भी है, बट हम लोग को बचाव सबसे अच्छा है कि हम लोग को गुटखा ही क्यों खाएं। तो मौत की तरफ जाने से अच्छा है हम लोगों को गुटखा खाना, या खाने वालों को मना करना जरूरी है। अब गुटखा के ऊपर लिखा भी रहता है कैंसर, उसका फोटो दिया रहता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाते। चलिए, हम लोगों के ने इस चैप्टर को आज कंप्लीट किया, और कोशिश होगी अब जल्द जल्द हम लोग वीडियो को हम लोग आपके साथ शेयर करें और इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें। ओके।